एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद आई एम एंड एस। चलिए आज का हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं। हमने मॉडर्न इंडिया के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये तीसरा लेक्चर है। तो ये तीसरी क्लास है और आज हम देखते हैं पहला टॉपिक, इसमें भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, ये चैप्टर है और ये स्पेक्ट्रम में भी दिया है और घटना चक्र पूर्वावलोकन में भी दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, इससे प्री और मेंस में बहुत क्वेश्चंस बनते रहते हैं। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, और ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम अच्छे से इनको पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। कब की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में ये शुरू किया गया था स्थायी बंदोबस्त। तो ये कहाँ कहाँ पर लागू हुआ था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटका। तो ये डायरेक्टली पूछ लेता है कौन कौन से स्टेट में ये लागू हुई थी, तो हमें ये स्टेट के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटका। समस्त अंग्रेजी भारत का 19% था। ये जो अंग्रेजी क्षेत्र था, जहाँ जहाँ पर अंग्रेज अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे, तो उसमें भारत का जो 19% था, वहाँ पर यह स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, कितने परसेंट था और किन किन राज्यों में लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, किसके द्वारा लागू हुआ था। तो सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने हैं। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को दे दिया था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या किया गया था? तो जो भूमि अधिग्रहण था, जो राजस्व का स्रोत था, तो वो सदैव के लिए जमींदारों को दिया गया था। 20 वर्ष के लिए दिया गया था, ना कि सदैव के लिए। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदारों को दी गई थी। 10/11 भाग कंपनी रखती थी। केवल 1% जो 1/11 जमींदार रखते थे। तो बहुत ही कम जमींदारों को भू राजस्व मिलता था। तो इसको भी याद रखना है, कितना जमींदारों को मिलता था और कितना कंपनी रखती थी। रैयतवाड़ी देखते हैं, तो टॉमस मुनरो और कर्नल रीड द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1820 में किया गया था। कहाँ कहाँ पर लागू हुआ था? तो बम्बई, मद्रास, असम में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुई थी। समस्त अंग्रेजी भूमि का 51% क्षेत्र रैयतवाड़ी के अंतर्गत आता था। तो सबसे अधिक रैयतवाड़ी में ही था। स्थायी बंदोबस्त में 19% था और महालवाड़ी में 30%। रैयतवाड़ी में 51% बहुत ज़्यादा था। भूमि का मालिक किसान को बनाया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसानों की गई थी। तो जो ब्रिटिश सरकार को राजस्व मिलता था, टैक्स मिलता था, या जो भूमि से भू राजस्व मिलता था, वो किसान द्वारा डायरेक्ट दिया जाता था। कर की दर कितनी रखी गई? तो 33 से 55% तक रखी गई थी। विलियम बेंटिक मालवाड़ी के जन्मदाता है। 1833 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। समस्त भूमि का 30% था। भूमि का गांव को अधिकार दिया गया था। तो इसमें पूरे गांव को अधिकार दे दिया गया था, ना कि किसानों को और जमींदारों को। महालवाड़ी में पूरे महल के लिए कर दिया गया था कि भू राजस्व पूरा गाँव एकत्र करेगा। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की कर दी गई थी, कि जो गांव के मुखिया थे वो भू राजस्व देते थे ब्रिटिश सरकार को। कर की दर कितनी रखी गई? तो 60% रखी गई थी। 60% लेते थे वो ब्रिटिश सरकार वाले। तो इन सबको याद रखना। इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा? तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था था, उसका विघटन हो गया। कृषकों की दरिद्रता में वृद्धि हुई। कृषि में ठहराव तथा अवनति शुरू हो गई। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हो गया। कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। कृषि अब सिर्फ खाद्य का स्रोत नहीं रह गया था, अब उसका वाणिज्यीकरण कर दिया गया। व्यापार की दृष्टि से कृषि फसलों को उगाया जाने लगा। तो ये पूरा मेंस और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखी हैं, आप ज्यों का त्यों ऐसे मेंस में भी लिख सकते हैं पॉइंट में, बहुत अच्छा स्कोर आता है। और ये प्रीलिम्स में, मेंस में, यूपीपीसीएस हो, आईएएस हो, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इनसे।
तो हमें ये याद रखने हैं। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ देखते हैं तो तिनकठिया पद्धति बहुत बार पूछी गई है प्रथा। तो बिहार के चंपारण में किसानों को इस प्रथा के अंतर्गत अंग्रेजी नील बागानों से अनुबंध के फलस्वरूप अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इसको याद रखना, 3/20वें भाग पर नील की खेती की जाती थी। और सारी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी आप देख सकते हैं। दुबला हाली प्रथा, ददनी प्रथा, कमियोटी प्रथा, तो ये मेंस में लिख सकते हैं, तो आप पढ़ लीजिए एक बार। चलिए आगे देखते हैं। यह तब प्रारंभ में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारादारी प्रथा को प्रारंभ किया था। यह मुख्यतः बंगाल में ही लागू थी। तो इजारादारी प्रथा, जिसे फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं, बंगाल में ही लागू थी। पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। तो इन सबसे पहले इजारेदारी प्रथा आई थी 1772 में। किसके द्वारा लाई गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लाई गई थी। तो ये सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने चीज़ें लिखी है, बस रिवीजन करोगे याद आ जाएगा। वाणिज्यिक चरण, तो 1757 से 1813 तक चला। औद्योगिक मुक्त व्यापार 1813 से 1858 तक चला। वित्तीय पूंजीवाद 1860 के बाद। ये सारे स्पेक्ट्रम में दिए हैं और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। प्रीलिम्स के लिए उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको पढ़ाना रहता। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1846 में किया गया था। तो डेट भी याद रखनी है, 1846 में किया गया था प्रथम प्रयास। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था रेलवे निर्माण की दिशा में। 1853 में बंबई से थाने के लिए पहली रेल लाइन चलाई गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? रेल निर्माण जो किया गया था, रेलें चलाई गई थी, उसका उद्देश्य क्या था? डायरेक्टली पूछता है प्री में, मेंस में। तो हमें याद रखना है, देश के कच्चे माल को अंदर के भागों से बंदरगाह तक ले जाना, सेना को देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना। तो जो कच्चा माल था उसको बंदरगाह पर ले जाते थे, सेना को देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाते थे। तो कच्चा माल भी निर्यात किया गया और सेना को भी जो भारत में अलग अलग जगह थी वहाँ भेजा गया था। तो ये दोनों अपने उद्देश्य से ही इन्होंने रेल निर्माण किया था, ना कि भारतीयों के लिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमें याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया गया था। तो ये प्रीलिम्स में पूछ लेता है, पीसीएस में तो पूछता है। तो नौरोजी 1867 से 68 तक उन्होंने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, तो 20 रुपये लगाया था प्रति व्यक्ति आय। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में लगाया था 30 रुपये प्रति व्यक्ति। और राव ने, जो BN राव थे, उन्होंने 1931 से 32 के बीच 62 रुपये लगाया था प्रति व्यक्ति आय। तो नौरोजी और राव वाला पूछ लेते हैं, तो इनको याद रखना है। रजनी पामदत्त की पुस्तक इंडिया टुडे ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के विभिन्न चरणों का उल्लेख मिलता है। तो किसकी पुस्तक में मिलता है? इंडिया टुडे। किसकी पुस्तक है? रजनी पामदत्त की। तो हमें ये बुक का नाम याद रखना है, इंडिया टुडे, रजनी पामदत्त। जॉन सॉर स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे। तो बस इतना याद रखना है। स्थायी बंदोबस्त हमने देखा था, कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी, जो जॉन सॉर उससे संबंधित है। भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था, 1850 के बाद। तो मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसालों, फलों, सब्जियों जैसी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया था, क्योंकि ये फसलें अब अन्न के स्थान पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी थी। संभवतः बागान उद्योगों यथा चाय, कॉफी, रबड़, नील इत्यादि में तो कृषि वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के में भी पूछ सकते हैं किन किन फसलों का वाणिज्यीकरण किया गया था। तो हमें याद रखना है, चाय, कॉफी, रबड़, नील, इन सब का तो बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। और मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसाले, सब्जियां, ये सब भी कृषि के वाणिज्यीकरण से संबंधित है।
भारत में पहले सूती वस्त्र मिल 1853 में कापसजी नाना भाई ने बम्बई में स्थापित की थी। तो हमें याद रखना है, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। कब की गई थी? 1853 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो कापसजी नाना भाई द्वारा की गई थी। कारखाना एक्ट कब आया? तो 1881 में आया। किसके कार्यकाल में आया? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया। कारखाना एक्ट 1891 जो दूसरा कह सकते हैं, दूसरा कारखाना एक्ट था, तो लैंसडाउन के कार्यकाल में आया। तो ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ लेता है, तो याद रखना है कारखाना एक्ट 1881 लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया। कारखाना एक्ट 1891 लैंसडाउन द्वारा लाया गया, लैंसडाउन के कार्यकाल में लाया गया। भारत में शिक्षा का विकास, शिक्षा से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जो ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास हुआ, हम उसको देखते हैं। शिक्षा का विकास देखते हैं तो इनाम आयोग 1852 में जिसकी स्थापना की गई थी, अध्यक्ष कौन थे? तो इनामी थे। वाइसराय कौन थे उस समय? तो लॉर्ड डलहौजी थे। उद्देश्य क्या था? तो भूस्वामियों की उपाधियों की जांच हेतु गठित की गई थी। ये स्ट्रेची आयोग रिचर्ड स्ट्रेची द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 1880 में स्थापना की गई है। वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिटन थे। अकाल पीड़ितों को राहत दिलाने हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। किसका? स्ट्रेची आयोग का। हंटर आयोग विलियम हंटर ने अध्यक्षता की थी, 1882 में लाया गया था। उस टाइम जो वाइसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। शिक्षा की प्रगति के पूर्वावलोकन हेतु लाया गया था। तो ये 3 आयोग या समितियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें इनकी डेट और अध्यक्ष उद्देश्य याद रखना है। हर्षेल समिति, लॉयल समिति दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट के लिए लाई गई थी। तो ये सारी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप पढ़ सकते हैं। रेलवे आयोग याद रख सकते हैं, 1902 में स्थापना की गई थी। उस टाइम में वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे। विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों हेतु गठित की गई थी। सैडलर आयोग माइकल सैडलर अध्यक्ष थे। वाइसराय जेम्स फोर्ड थे, 1917 में गठित की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उसके दोषों की जांच हेतु यह गठित की गई थी। तो इन सबको याद रखना है। शाही आयोग याद रख सकते हैं, नागरिक सेवा से संबंधित समस्याओं पर गठित की गई थी। लॉर्ड ली अध्यक्ष थे, 1923 में लाई गई है। लॉर्ड रीडिंग उस समय वाइसराय थे। बटलर समिति ये एक बार आ चुका है यूपीएससी में। तो लॉर्ड इरविन उस समय वाइसराय थे। 1927 में गठित की गई है। ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से गठित की गई है। वुडहेड आयोग याद रख सकते हैं, लॉर्ड बेवेल वाइसराय थे। बंगाल दुर्भिक्ष के कारणों की जांच करने के लिए गठित की गई थी। ये सारी जो आयोग समिति है, ये मेंस में आंसर राइटिंग करते समय बहुत ही यूजफुल रहती हैं। थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाता है, अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं फिर। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रमुख शिक्षा आयोग, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इन सबको अच्छे से देखते हैं। प्रमुख शिक्षा आयोग में तो पहला है चार्ल्स वुड डिस्पैच। कब गठित किया गया था? 1854 में गठित किया गया था। गवर्नर जनरल या वाइसराय उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। तो हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 1854 के बाद इसका उद्देश्य क्या था? तो 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उपाय भी सुझाने थे। तो सिर्फ प्राथमिक शिक्षा संबंधित थी, हायर एजुकेशन नहीं। तो हंटर आयोग याद रखना, डायरेक्टली पूछता है उद्देश्य भी। तो जो 1854 के बाद शिक्षा में प्रगति हुई उसका मूल्यांकन करना था और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय देने थे। रेलवे आयोग विश्वविद्यालय आयोग दूसरा नाम है उसका, 1902 में स्थापित किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। रैली की अध्यक्षता में गठित अन्य सदस्य गुरपत दास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी थे। तो इसको भी हमें याद रखना है। ये सारे आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी और पीसीएस डायरेक्टली पूछता है।
तो ये सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें अच्छे से पढ़ना है इनको। सैडलर आयोग 1917 में गठित किया गया, लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसके के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। इंच कैप आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग। हार्टोग समिति याद रखना, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था, 1929 में गठित किया गया है। लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे। सार्जेंट आयोग याद रख सकते हैं 1944 में लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। राधा कृष्णन आयोग 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में स्थापित किया गया। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डिस्पैच, हंटर, रैले, सैडलर, हार्टोग, सार्जेंट और राधा कृष्णन। इन सब की डेट और जो जिनके कार्यकाल में स्थापित किया गया या बनाया गया उन सबको हमें याद रखना है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, एक दो बार पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो 1817 में राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, राजा राम मोहन राय ने डेविड डेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1817 में की थी। तो 3 लोग संबंधित हो गए हिंदू कॉलेज कलकत्ता से, डेविड डेयर, अलेक्जेंडर डफ और राजा राममोहन राय। 1981 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, कहीं कहीं पर 1980 भी दिया रहता है, तो जो भी हो ऑप्शन में आप देख लेना, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। वैसे तो स्पेक्ट्रम में 1781 ही दिया है, तो वही ज़्यादा वैलिड है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। ये बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी, हमें याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम कानूनों और इससे संबंधित अन्य विषयों में शिक्षा देनी थी। फारसी और अरबी में शिक्षा दी जाती थी। तो फारसी और अरबी में शिक्षा दी जाती थी, मुस्लिम कानून और इनसे संबंधित विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो इनको याद रखना है। 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था? हिंदू विधि और दर्शन का अध्ययन करना था। तो संस्कृत कॉलेज से संबंधित कौन है? जोनाथन डंकन। बनारस में की गई थी, 1791 में की गई थी। पीसीएस ने तो बहुत बार पूछे हैं ये दोनों क्वेश्चंस, तो आप पीसीएस वालों को तो एकदम रट लेना चाहिए। और यूपीएससी में भी पूछा गया है, और हिस्ट्री तो रिपीट होती है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं, लैंग्वेज बदल देते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो वही रहती हैं। तो हिस्ट्री तो स्पेक्ट्रम से बाहर कुछ आता भी नहीं है मॉडर्न में, तो आप कर सकते हैं। अब सारा स्पेक्ट्रम वाला ही मैंने लिखा है, तो आप अच्छे से पढ़ते हुए चलना है हमें। चलिए आगे देखते हैं। तो 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी याद रखना है। किनसे संबंधित है? विलियम जोन्स से। और 1784 में स्थापना की गई है, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कंपनी के सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? वेलेस्ली के द्वारा। क्यों की गई है? कंपनी के सैनिक अधिकारियों को शिक्षा देनी थी। डेविड हेयर नामक एक अंग्रेज ने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की थी। तो बिशप कॉलेज कलकत्ता किससे संबंधित है? डेविड हेयर से। कब की गई है? 1820 में की गई है। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता एच.टी. प्रिंसेस और एच.एच. विल्सन थे। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमने अभी अभी पढ़ा था जब शिक्षा आयोग सारे देखे थे, तो वहाँ पे डिस्पैच हमने पढ़ा है। तो इसकी सिफारिशें कुछ थी, हम उनको देख लेते हैं एक बार। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कलकत्ता दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। तो ये उसके 2-3 सिफारिशें थी जो उसने दी थी, तो हमें ये याद रखना है।
विश्वविद्यालय आयोग के कुछ प्रावधान थे, तो विश्वविद्यालय आयोग हमने पढ़ा था, आप लोग भूल गए हो तो एक बार देख लीजिए। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में और डिस्पैच वाला 1854 में। तो कुछ इनके प्रावधान थे वो हमें पढ़ने हैं बस। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 पारित किया गया था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा इस कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को सम्मिलित नहीं किया गया था। जो विश्वविद्यालय आयोग था 1904 का। 1917 में सरकार ने माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की सिफारिशों के अध्ययन हेतु एक आयोग को गठित किया था। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1857 में की गई थी। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर की गई थी इन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 1857 में की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? डेट तो नहीं दिया, लेकिन डी.के. कर्वे ने के प्रयत्नों से बम्बई में की गई थी। तो हमें इसको याद रखना है। सैडलर आयोग ने 1904 में 4 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना की थी। तो सैडलर आयोग हमने पढ़ा था 1917 में गठित किया गया था। उसने 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट था जो, उसकी कड़ी आलोचना की थी। वर्धा योजना को देखते हैं। वर्धा योजना देखते हैं। तो वर्धा योजना गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे अनेक लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई थी। तो वर्धा योजना इतना याद रखना, हरिजन में शिक्षा पर लिखे, हरिजन से संबंधित है और गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन यह योजना लागू नहीं हो पाई थी। तो इसको भी याद रखना है। सिफारिशें क्या आती? तो 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सकें। तो ये योजना लागू नहीं हो पाई थी। तो बस हमें याद रखना है कि अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में ऐसी किसी योजना के लिए प्रस्तुति की गई थी। बस इतना हमें याद रखना है। भारतीय समाचार पत्रों का विकास। तो समाचार पत्र से पीसीएस में तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से हम पढ़ेंगे और यूपीएससी के लिए भी उतना ही रिलेवेंट हो जाता है, तो याद रखना है हमें। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। तो बंगाल गजट पहला अखबार था भारत का, 1780 में प्रकाशित हुआ था हिक्की के द्वारा। कंपनी ने 1684 में बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। तो पूछेगा पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित किया गया था? 1684 में किया गया था बम्बई में, कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। भारत में स्वतंत्र और तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास हिक्की तथा वर्किंगम ने कलकत्ता जर्नल के प्रकाशन से किया था। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। 1818 में मॉर्समैन द्वारा बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, ऐसे पढ़ते हुए हम चलेंगे, ज़्यादा रटना भी नहीं है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। उन्होंने संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन करवाया था। समाज सुधारक राष्ट्रवादी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है। संवाद, कौमुदी और मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय से संबंधित है। ये हमने उस वाले चैप्टर में पढ़ा था जब हम
राजा राम मोहन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे, ब्रह्म समाज। चलिए आगे देखते हैं। सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिटन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। तो बहुत ही विवादित एक्ट रहा था ये, 1878 में लाया गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। डायरेक्टिव पूछता है कौन लाया था, तो लिटन लेके आया था। इसको हटाया किसने था, तो वो भी याद रखना, लॉर्ड रिपन ने हटाया था। कब समाप्त किया था इसको, 1882 में। तो ये 4 साल के लिए लागू रहा था। 1878 में लाया गया, 1882 में रिपन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। जब ये लाया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए अधिनियमों में यह सबसे खतरनाक था। तो ये समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। आगे देखते हैं, ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका, संपादक कौन है, मोतीलाल घोष है। 1867-1878 में के समय लाया गया था। स्थान कहाँ लाया गया था, तो कलकत्ता में लाया गया था। भाषा बंगाली थी, तो बांग्ला भाषा में लिखा जाता था। हिंदू वीर राघवाचार्य मद्रास से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। केसरी मराठा, ये दोनों बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किए जाते थे और बम्बई में इनका संपादन होता था। मराठी और अंग्रेजी में लिखे गए हैं। केसरी को मराठी में लिखा गया है, मराठा को अंग्रेजी में। हिंदू रनाडे द्वारा प्रकाशित है, अंग्रेजी में लिखा जाता था। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मित्र। तो ये सारा बहुत रटने वाला है, पीसीएस वालों को तो रटना पड़ेगा, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रकाशित किया गया है। यंग इंडिया, नवजीवन हरिजन, तो महात्मा गांधी से संबंधित है, तो याद रखना यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। नवजीवन हरिजन महात्मा गांधी से ही संबंधित है, तो इनको याद रखना। उदंड मारदंड जुगल किशोर, मुंबई दर्पण बाल शास्त्री, बंगाली सुरेंद्र बनर्जी। अल हिलाल अल बिलाग, ये अब्दुल कलाम आज़ाद से संबंधित है। कॉमरेड और हमदर्द जिन्ना से संबंधित है। गदर पार्टी द्वारा संपादित किया जाता था। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा प्रकाशित था अंग्रेजी में, तो इन सबको अच्छे से याद रखना है। केसरी मराठा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और महात्मा गांधी वाले भी हमें याद रखने हैं, यंग इंडिया और नवजीवन हरिजन, तो ये सारे अच्छे से याद रखना है। समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से 1921 में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष सर तेज बहादुर सप्रू थे। तो इसको याद रखना, प्रेस कमेटी 1921 में गठित की गई थी। और इस किसकी समीक्षा के लिए, तो समाचार पत्र संबंधी जो कानून थे उनकी समीक्षा के लिए। अध्यक्ष कौन थे, तो सर तेज बहादुर सप्रू थे। 1932 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया था। 1947 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की गई थी। तो ये सारे मेंस में भी बड़े काम में आते हैं। जब हम समाचार पत्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता है, उसमें हम ये सारी कमेटी और ये सारी बुक्स डालेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं है, हमें पहले एडिशन के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो एकदम हो सके तो रटते हुए चलना, क्योंकि तभी याद हो पाएंगे। ये समझने की चीज़ें नहीं है, इन्हें रटना पड़ता ही है। डेट को बहुत ही याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। कृषक आंदोलन देखते हैं। तो पहला विद्रोह है नील विद्रोह, 1859 से 60 के बीच हुआ था। नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपियन नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए विवश किया करते थे। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदियापुर जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई थी। तो ये दोनों याद रखना है, बंगाल से शुरू है, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से सितंबर 1859 में यूरोपियन नील बागान जो थे वो नील की खेती करने के लिए मजबूर किया करते थे किसानों को। और स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में
किसानों ने नील की खेती बंद कर दी थी। तो किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए थे। तो इसको याद रखना है। किसानों ने के समर्थन में समाचार पत्र में लेख भी लिखे गए थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पैट्रियट ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया था। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्र दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो नील दर्पण जो नाटक है दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है, उसमें नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्र मिलता है। पावना विद्रोह देखते हैं। तो पावना विद्रोह पटसन की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जमींदारों के विरुद्ध किसानों का सीधा आंदोलन था। जो हिंदू पैट्रियट है हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखा गया था, उसमें भी किसानों का पूर्ण समर्थन किया गया था। तो नील विद्रोह से संबंधित है हिंदू पैट्रियट, तो इसको भी याद रखना। ये दोनों पत्र इंपॉर्टेंट है, हिंदू पैट्रियट और नील दर्पण। चलिए पावना विद्रोह देखते हैं। तो पावना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच हुआ था। पावना क्षेत्र पटसन की कृषि के लिए प्रसिद्ध था। जमींदारों के विरुद्ध किसानों का सीधा आंदोलन है ये। मांगे क्या थी? तो पैमाइश की माप में परिवर्तन करना, गैर कानूनी अपवादों की समाप्ति करना और लगान में कमी करना था। इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी कानून के दायरे में रहकर अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्पबेल ने इस विद्रोह का पूर्ण समर्थन किया था। प्रमुख नेता कौन से थे? तो ईशान चंद्र राय और शंभू पाल थे। दक्कन विद्रोह देखते हैं। तो दक्कन विद्रोह 1874 से 75 के बीच हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर के जिलों में किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो दक्कन याद रखना, महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर के जिले के बीच है और 1874 से 75 के बीच हुआ है। दिरांग कृषक आंदोलन 1893 से 94 के बीच हुआ है। तो ये डेट सबकी याद रखनी है। डेट मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है। तो दक्कन विद्रोह 1874, पावना विद्रोह 1873 और नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। और देखते हैं विद्रोह। तो भोपला विद्रोह है 1921 में हुआ है। अली मुदलियार जमींदार इसके नेता थे। जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह में अधिकतर हिंदू थे। मोपला मालाबार तट के कृषक थे। तो मोपला कौन थे? तो मालाबार तट के कृषक हैं वो। ये इस्लाम धर्म के धर्मांतरित अरब और मलयाली मुसलमान थे। तो ये भी याद रखना, ये मोपला मुसलमान थे। पूछ लेता है कि कौन सी कास्ट के थे, तो याद रखना है हमें। कोटपली माला आज भी लोकप्रिय है और पवित्र युद्ध में शहीद हुए लोगों के सम्मान में गाया जाता है। तो मोपला विद्रोह याद रखना है 1921 में हुआ है। अली मुदलियार इसके नेता थे। जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल तट पे हुआ था, केरल के मालाबार तट पर हुआ था। तो इतनी न्यूज इसके बारे में याद रखनी है हमें। आगे देखते हैं। तो फड़के आंदोलन 1879 में हुआ था महाराष्ट्र में। वासुदेव बलवंत फड़के इसके नेता थे। इन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया था। एक का आंदोलन 1921 में हुआ था। यूपी के उत्तरी जिले हरदोई, बहराइच और सीतापुर में ये आंदोलन हुआ था। मुद्दा क्या था? तो लगान की उच्च दरें 50% से भी अधिक कर दी गई थी। दमनकारी नीतियां जमींदारों द्वारा और बेगार की प्रथा। तो एक आंदोलन के जो भी उद्देश्य थे या जो मुद्दे थे, तो उनको याद रखना है, मेंस में काम आते हैं। यूपी के उत्तरी जिले हरदोई, बहराइच और सीतापुर एक आंदोलन में सम्मिलित थे। तो ये भी याद रखना है 1921 में ये आंदोलन हुआ था। डेट तो याद सबकी रखनी है हमें। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं इससे। यूपीएससी भी बनाती है, पीसीएस भी बनाती है। तो ये तीनों चार फैक्ट इसके संबंध में हमें याद रखने हैं। स्थापना कब हुई है? 1936 में हुई है। कहाँ हुई है? लखनऊ में हुई है। अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे। तो ये चारों पांचों चीजें इसके संबंध में याद रखनी है। 1936 में गठित, लखनऊ में, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद, सचिव एनजी रंगा। चंपारण और सत्याग्रह देखते हैं कब हुआ है? 1917 में हुआ है। प्रथम सवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है इसे। चंपारण जो कि बिहार में है कि किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने कगार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि जन्य क्षेत्र के
3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में रासायनिक रंगों की खोज और उसके प्रचलन से नील के बाजारों में गिरावट आने लगी, जिससे मालिकों ने नील कारखाने बंद कर दिए। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपने के लिए लखनऊ में उनसे मुलाकात की। तो इस सब न्यूज को हमें याद रखना है। 3/20 में भाग पर नील की खेती करते थे। इस पद्धति को तिनखटिया पद्धति कहते थे। प्रथम सवज्ञा आंदोलन है ये, 1917 में हुआ था। अंग्रेज बागान मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह भारत में प्रयोग का गांधी जी में किया गया पहला प्रयास था। तो गांधी जी ने पहली बार चंपारण सत्याग्रह में ही भाग लिया था जब वो भारत आए थे 1914 में दक्षिण अफ्रीका से। तो सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने पहली बार किस संबंध में किया था? तो चंपारण सत्याग्रह के लिए किया था। तो ये पूछता है क्वेश्चन, याद रखना है। 1917 के मामले की जांच के लिए एक आयोग का भी गठन किया गया था, जिसके सदस्यों में गांधी जी भी शामिल किए गए थे। आयोग की सरकार ने तिनकटिया पद्धति को समाप्त करने की घोषणा की। किसानों को अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% हिस्सा वापस भी दिया था। तो इसको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को इसी आंदोलन के बाद महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब प्रदान की गई? चंपारण आंदोलन के दौरान। किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण सत्याग्रह के टाइम। तो ये सारी न्यूज हमें याद रखनी है। अहमदाबाद मिल हड़ताल भी याद रखना है, 1918 में हुआ था। प्रथम भूख हड़ताल के नाम से जाना जाता है। इसी संगठन द्वारा गांधी जी ने मजदूरों के लिए मध्यस्थता करने तथा अपने प्रसिद्ध ट्रस्टीशिप दर्शन का उल्लेख किया था। तो ट्रस्टीशिप जो दर्शन है गांधी जी का, बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते होंगे। तो पहली बार उसका उल्लेख किया था और 1918 में ये आंदोलन हुआ है। प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है। ये भी प्रथम असहयोग शब्द का प्रयोग किया गया। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। तो ये सारा याद रखना है हमें। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल और चंपारण सत्याग्रह। अवध किसान सभा देखते हैं। तो अवध किसान सभा से कौन कौन संबंधित है? गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से अवध में यूपी किसान सभा का गठन 1918 में किया गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शीघ्र ही शोषण के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अवध किसान सभा 1918 में गठित की गई है। अवध में यूपी किसान सभा का गठन 1918 में किया गया था। कौन कौन संबंधित था? तो गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। तो ये इन तीनों का नाम याद रखना है। पीसीएस में तो डायरेक्ट पूछता है, यूपीएससी भी पूछ चुका है, तो हमें याद रखना चाहिए सारा फैक्ट। तो अवध किसान सभा, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। अवध में गठन किया गया था 1918 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शीघ्र ही शोषण के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ के एक जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। 1920 में यूपी किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गए। अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन किया गया। प्रतापगढ़ का रूड़ गांव इस समय किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। बारडोली सत्याग्रह देखते हैं, 1928 में हुआ है। सूरत के बारडोली तालुके में 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ है, इसकी डेट याद रखनी है। कालीब्राज जनजाति ने भी हिस्सा लिया इसमें। इनकी स्थिति बदतर थी। उन्हें हाली पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। कपास की कीमत गिरने के बाद भी
बम्बई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद मेहता बंधुओं ने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया। गांधी जी ने काली पराजू को रानी पराज की उपाधि दी थी। महिलाओं की ओर से गांधी जी ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो ये पूरा न्यूज़ हमें याद रखना है। बॉर्डरली सत्याग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सूरत में हुआ है, 1928 में हुआ है। काली पराग जनजाति से संबंधित है। गांधीवादी जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने नेतृत्व किया था और गांधी जी ने काली पराजू को रानी पराज की उपाधि दी थी और महिलाओं की ओर से गांधी जी ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में याद रखनी है। आगे देखते हैं। तो तेवागा आंदोलन 1946 में हुआ है। कहाँ हुआ है? बंगाल में हुआ है। बटाईदारों ने मांग की थी कि उन्हें उपज का 1/3 भाग प्रदान किया जाए। तेलंगाना आंदोलन 1945 से 51 के बीच हुआ है। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो ये सारी डेट्स हमें याद रखनी है आंदोलन की। भारत में मजदूर आंदोलन 1890 में एन.एम. लोखंडे ने बम्बई मिल हंडर्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। तो 1890 में एन.एम. लोखंडे ने बम्बई मिल हंडर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दिन मजदूरों ने समूचे बंगाल में हड़ताल की थी। मद्रास मजदूर संघ 1918 बीपी बाडिया द्वारा गठित किया गया था। तो मद्रास मजदूर संघ बहुत बार पूछा गया है। 1918 में गठित हुआ है। किसने किया था? बीपी बाडिया ने। भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। तो इसको हमें याद रखना है। 1919 में आईएलओ की स्थापना तथा आईएलओ में इंडियन लेबर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत की सदस्यता एवं राष्ट्रवादियों ने असहयोग आंदोलन ने भारत में एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के रूप में सामने रखा। तो आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन ने भारत में एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के रूप में सामने रखा था आईएलओ को। 1920 में एम.एन. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयास से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना की गई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ये अभी आरओ के एग्जाम में पूछा गया था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। लेकिन स्थापना किसने की थी? तो एन.एम. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट और लाला लाजपत राय। स्थापना में 3 लोगों का नाम आएगा। तो प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था 1920 में। पहला सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो बम्बई में किया गया था। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में श्रमिकों संघबद्ध करने के लिए एटक के साथ कांग्रेस ने सहयोग करने का निर्णय लिया। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ही एटक कहते हैं शॉर्ट में। तो उसमें गया अधिवेशन में श्रमिकों को संघबद्ध करने के लिए कांग्रेस ने भी सहयोग करने का निर्णय लिया था। C.R. दास, चित्तरंजन दास, एंड्रूज, J.M. सेन, गुप्त, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने भी एटक की अध्यक्षता की है। तो डायरेक्टली पीसीएस में तो पूछ लेता है कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं एटक के, तो हमें इनके नाम याद रखने चाहिए। वामपंथी विचारधारा के कारण 1920 से 27 में एटक का विभाजन हो गया। एन.एम. जोशी के नेतृत्व में 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई। तो एन.एम. जोशी ने 1929 में 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। तो इसको याद रखना है। और पहले का नाम क्या था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो बस फेडरेशन रखा गया था और पहले कांग्रेस था। 1929 में एटक से पृथक हुए साम्यवादी नेता देश पांडे ने लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। राष्ट्रवादियों ने पटेल के नेतृत्व में मई 1947 में एटक से अलग होकर भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटेक की स्थापना की थी। तो इंटेक की स्थापना बाद में हुई है 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो इन तीनों को हमें याद रखना है। पहले कांग्रेस एटक बना, फिर फेडरेशन बना,
देन भारतीय राष्ट्रीय इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटेक की स्थापना की गई। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, इसको भी देखते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो 1920 में की गई मानवेंद्र नाथ द्वारा ताशकंद में। भारत में एक साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में प्रयासरत नेताओं को 1924 में गिरफ्तार कर उन पर कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। 1 दिसंबर 1925 को भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की घोषणा की गई। 27 दिसंबर 1925 को कानपुर में सत्य भगत के नेतृत्व में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया। तो इन सबको हमें याद रखना है। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ है? 1924 में। लेबर स्वराज पार्टी के नाम से भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी की स्थापना बंगाल में हुई थी। तो लेबर स्वराज पार्टी याद रखना है, भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी है। स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बंगाल में की गई थी। मजदूर, किसान तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रही साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया था। इस बिल के कानून बनने पर 1929 में लगभग 29 साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर सरकार ने उन पर मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया। तो ये सारी हमें न्यूज़ याद रखनी है। मजदूर, किसान पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था 1928 में किसानों, मजदूरों और अन्य श्रमजीवी के विरुद्ध। इस बिल में कानून बनने पर 1929 में लगभग 31 साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। इसके अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रैडले, लेस्टर हचिंसन भी सम्मिलित थे जिन पर मुकदमा चलाया गया था। तो ये पूरी न्यूज़ हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे एक बार देख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर 1934 को कांग्रेस समाजवादी दल का गठन कांग्रेस के भीतर हुआ था। तो अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया गया। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और स्पेक्ट्रम का जो PYQs रिपीटेड होते हैं UPSC के या PCS के, तो दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत मेहनत से मैंने बनाया था, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। और आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। और ये नोट्स में बहुत पुराना है, आप देख सकते हैं पिछले 2-3 सालों में क्वेश्चंस आए ही हैं इससे। तो आप अच्छे से पढ़ लेना, अभी आपके एग्ज़ाम के लिए टाइम है, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।